रमेश चैनीताला जी, श्री भूपेश बघेल जी, श्री नाना पटोले जी, श्री विजय वडेटीवार जी, श्री किरसान साहिब जी, श्री राजेंद्र गवाई जी, श्री महेंद्र भ्रमणवाड़े जी, श्री सुरेंद्र चंदेल जी, श्री अतुल गानियार पवार जी, महाविकास आघाड़ी के सभी प्रत्याशी श्री मनोहर पोरेती जी, श्री रामदास मासरम जी, आप सबका और मेरे बहनों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप सबका भी इस मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत। मेरी बहनें वहां से मुस्कुरा रही हैं, बहुत समय से इंतजार कर रही हैं, वहां धूप भी है। ज्यादा कष्ट नहीं दूंगी, लेकिन आपके काम की बात ही करूंगी। देखिए ये छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, साहू जी महाराज जी, बाबा साहेब अंबेडकर जी की धरती है। महान धरती है ये। बिरसा मुंडा जी की, टंटिया मामा, राघोजी भागरे, गुलाम महाराज जी की, उनके संघर्ष की, उनके सिद्धांतों की धरती है। इस धरती का एक बहुत गहरा महत्व है हमारे देश की संस्कृति में, हमारे देश की राजनीति में, और हमारे देश की एक तरह से हमारे देश की आत्मा में। जो आज हमारा देश है, एक लोकतंत्र है, हमारा मजबूत संविधान है, इसकी नींव इन्हीं की सोच से डली है, इन्हीं के कार्यशैली से डली, और ये इस महान इतिहास से एक मार्गदर्शक धरती रही है महाराष्ट्र की। राजा विक्रमादित्य शाह गोंड जी, रानी दुर्गावती बाई जी, बापूराव शेडमाके जी, पूर्व सीएम मारोतराव कन्नमवार जी, श्री वसंतराव नायक जी, सुधाकर राव नायक जी, इन सब की कर्मभूमि है। मैं जब अपना भाषण तैयार कर रही थी, मैं सोच रही थी कि इतने सारे महापुरुष हैं, इतनी महान महिलाएं आपके प्रदेश की गिनती भी नहीं हो सकती उनकी। और अगर सबके नाम पढ़ती तो मैं कम से कम 5 मिनट के लिए सिर्फ उन महापुरुषों के नाम पढ़ती जिन्होंने हमारी आजादी में की लड़ाई में भूमिका दी, जिनकी लड़ाई से, जिनके संघर्ष से आज हम आजाद हैं। तो ये आपकी धरती है, इसने मार्गदर्शन दिया है पूरे देश को, हमेशा नींव डाली है देश के संविधान की। धार्मिक कट्टरता के विरोध विचारधारा की धरती है। समानता, एकजुटता यहीं से उभरी है। आप सब जानते हैं कि यहाँ के संतों ने हमेशा एकजुटता की बात की, और हमारे देश की जो राजनीति है वह भी उसी एकजुटता पर ही बनी है कि ये देश एक रहेगा तभी हम अच्छी तरह से आगे बढ़ पाएंगे। कभी भेदभाव नहीं हुआ, कभी सरकारों ने ये नहीं कहा कि भाई हम सिर्फ एक प्रदेश का विकास करेंगे या सिर्फ एक इलाके का विकास करेंगे, क्योंकि जितने भी नेता रहे उन सब नेताओं ने हमेशा सोचा कि जो हमारा संविधान है उसने जो शक्ति दी है जन जन को, उस जन जन का प्रतिनिधित्व पूरे देश भर में होना चाहिए। तो बड़े बड़े उद्योग बने, पंडित नेहरू जी ने लगवाए, इंदिरा जी ने लगवाए, उसके बाद भी लगे। तो सिर्फ एक प्रदेश में नहीं, पूरे देश भर में लगे। बड़ी बड़ी संस्थाएं, एम्स जैसे बड़े अस्पताल, IIM, IIT, बड़ी नहरें, बड़े बांध पूरे देश भर में लगे। आज स्थिति क्या है?
कि भेदभाव हो रहा है महाराष्ट्र के साथ। जो यहां पे इंडस्ट्रीज लगनी थी, जो बड़े बड़े उद्योग लगने थे, वो आस्ते आस्ते यहां से बाहर जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि यहां से इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां, सेमीकंडक्टर का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में आ रहा था, वो चले गया गुजरात। एयरबस का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में आ रहा था, वो भी गुजरात चले गया। सैफरन प्रोजेक्ट आ रहा था, वो भी गुजरात चले गया। बल्क ड्रग पार्क प्रोजेक्ट, वो भी प्रदेश से बाहर चले गया। तो जितने रोजगार बनने थे, जितनी इंडस्ट्री आनी थी, वो आस्ते आस्ते महाराष्ट्र से बाहर चली जा रही है। लगभग 10 लाख करोड़ का निवेश यहां से हटा है। 8 लाख नौकरियां महाराष्ट्र से बाहर चली गई हैं। 6000 से ज्यादा कंपनियां बंद हो चुकी हैं। ये आज महाराष्ट्र की स्थिति है। बड़े बड़े नेता आते हैं भाजपा के, शिवाजी महाराज जी का नाम लेते हैं, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, साथ साथ शिवाजी महाराज जी का अपमान भी हो रहा है। उनकी प्रतिमा का शिलान्यास 7 साल पहले मोदी जी ने लगवाया। किसी ने पूछा क्या हुआ? वो प्रतिमा बनी ही नहीं। आस्ते आस्ते उसका काम बंद किया गया, उसका निर्माण ही बंद हो गया। संसद के बाहर उनकी प्रतिमा थी, वो हटाई गई। सिंधुदुर्ग की जो प्रतिमा बनी, उसकी हालत देखिए, दह गई। इतना भ्रष्टाचार था कि उसके बनाने में भी भ्रष्टाचार किया। लेकिन हां, मंच पर नाम जरूर लेंगे। असली सम्मान नहीं है, इनकी बातों में गहराई नहीं है, सिर्फ नारेबाजी है। बड़े बड़े नारे देते हैं। एक है तो सेफ है। सेफ अंग्रेजी का शब्द है, इसके 2 मायने होते हैं अंग्रेजी में। एक तो होता है सेफ, जो सुरक्षित होता है। दूसरा होता है सेफ, जो तिजोरी होती है। और पूरा देश जानता है मोदी जी कि आपके राज में एक ही सेफ है, अडानी जी। और वही अडानी जी आपकी तिजोरी भी रखते हैं। इनके राज में ना किसान सुरक्षित है, ना मजदूर सुरक्षित है, ना मेरी बहनें सुरक्षित हैं, ना यहाँ के उद्योग सुरक्षित हैं। क्या सुरक्षित है? सिर्फ खोखले नारे देते हैं, चुनाव के समय आ जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चुनाव के बाद कुछ होता नहीं है। दूसरी तरफ आप कांग्रेस की सरकारों को देखिए। जहां जहां कांग्रेस की सरकार बनी, हमने गारंटी दी। हमने कहा चुनाव के बाद हम इन गारंटियों को, आपको गारंटी देते हैं, हम ये चीजें करेंगे। आप कर्नाटका में फोन लगाइए, तेलंगाना में फोन लगाइए, हिमाचल में पूछिए, जो गारंटी हमने दी वो चुनाव के 1 दिन बाद से लागू होनी शुरू हुई। यहां छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, बघेल जी से पूछिए, जब इनकी सरकार बनी थी तो कांग्रेस ने ये कहा था कि किसानों के कर्ज माफ करेंगे। बघेल जी, सच है कि नहीं कि 24 घंटों के अंदर अंदर आपने किसानों के कर्ज माफ करना शुरू किया? 24 घंटों के अंदर अंदर। तो जो हम कह रहे हैं वो एक जमीनी बात है, वो सच्चाई की बात है। हम कहते हैं कि हम कुछ करके दिखाएंगे, तो चुनाव के बाद जैसे ही सरकार बनती है वो काम शुरू हो जाता है। उसके विपरीत भाजपा की विचारधारा है, भाजपा की सोच है। ये सोचते हैं कि यहां मंचों पर कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ करने की जरूरत नहीं है, उस पे खरा उतरने की जरूरत नहीं है, कि कोई जवाबदेही है ही नहीं जनता के प्रति, कि जब चुनाव आएगा तो हम ऐसे ही नारे दे देंगे, जनता का जो ध्यान है उसको बांट देंगे, इधर उधर कर देंगे, धर्म के आधार पर कुछ कह देंगे, जाति के आधार पर कुछ कह देंगे, जनता के जज्बात ऊपर उभर जाएंगे, जनता का ध्यान भटक जाएगा और हम चुनाव जीत जाएंगे। तो एक जो जवाबदेही होती थी, जो हमारे संविधान ने बनाई, संविधान में लिखी हुई है
कि वोट आपका है, शक्ति आपकी है, आप बदलाव ला सकते हो। जनता के प्रति जवाबदेही होगी हर नेता की, हर प्रधानमंत्री की, हर मंत्री की। वो इन्होंने आस्ते आस्ते 10 सालों में वो परंपरा छोड़ दी है और वो जवाबदेही खत्म होने जा रही है। क्योंकि जब राजनीति की जो दिशा है वो इस तरह से बदल जाती है कि वो आपकी समस्याओं की बात नहीं करती, वो जो आपकी सच्चाई है, जो आप जी रहे हैं, जो आपका संघर्ष है, उसके बारे में चर्चा नहीं होती। चर्चा होती है तो आपके ध्यान भटकाने वाली चर्चा होती है। तब यही होता है कि नेता सोचता है कि कोई बात नहीं, हमें काम करने की जरूरत नहीं है, हम तो बस चुनाव के समय कुछ भी कह देंगे, चुनाव जीत जाएंगे। तो ये बहुत गलत परंपरा है। आज देखिए आपकी कितने संघर्ष हैं। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, आप मेहनत करती हो अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए। अभी यहाँ धूप में बैठी हो, घर जाओगी, खाना पकाओगी, जो खेती में काम करता है खेती में जाएगी, काम करेगी, फिर भी घर आके काम करेगी, बच्चों की परवरिश देखनी है, परिवार के सब सदस्य ठीक है कि नहीं, कोई बीमार तो नहीं है, सब कुछ देखना है। सबसे ज्यादा मेहनत महिला करती है, सबसे ज्यादा मेहनत, सबसे ज्यादा संघर्ष। और देखो परेशानियां कितनी हैं आज, महंगाई कितनी बढ़ा दी है इन्होंने। 10 सालों में इतनी महंगाई बढ़ गई है कि आज आप त्योहार भी खुशी से नहीं मना सकते। त्योहार आता है, घबराहट होती है। दिवाली आ रही है, पुताई करनी पड़ेगी, मेहमान आएंगे, खाना बनाना पड़ेगा, नए नए कपड़े सिलवाने पड़ेंगे, कैसे करेंगे। जो खुशी का मौका है उससे भी घबराने लगे हैं लोग, क्योंकि महंगाई इतनी बेहद ज्यादा हो गई है। हर चीज पे जीएसटी लगा दी है, कपड़ों पे जीएसटी, दवाओं पे जीएसटी। जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस चलाते हैं, उनके नाक में दम कर दिया है। कोई कमा नहीं पा रहा है, बेरोजगारी चरम पे है। आप बच्चों को पढ़ाते लिखाते हो, मेहनत करते हो। आज देखो ये जमाना नहीं रहा कि कोई गरीब परिवार का है, गांव में है, तो सोचता है कि चलो 8वीं तक पढ़ा देंगे और बस। ये जमाना नहीं रहा। आज गरीब से गरीब परिवार में, पिछड़े से पिछड़े इलाके में कोई चले जाए, देखे गरीब से गरीब परिवार में माँ बाप चाहते हैं कि ये बेटा पढ़ेगा लिखेगा, अच्छी इसका अच्छा भविष्य बनेगा, और कुछ भी करते हैं उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए। लोन ले लेते हैं ट्यूशन की फीस को भरने के लिए, इम्तिहान देगा, पास हो जाएगा, रोजगार मिलेगा, बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन भविष्य क्या है आज नौजवानों के लिए? इम्तिहान देते हैं तो उसमें भी कुछ घोटाला हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है। माँ बाप पढ़ाते हैं लिखाते हैं, मेहनत करते हैं, रोजगार नहीं मिलता, नशे का शिकार बन जाता है। तो सरकार की सबसे पहली नीति तो यही होनी चाहिए कि मजबूत रोजगार दिलवाए, कि जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका हम समर्थन करें, सरकार समर्थन करे, आपको आगे बढ़ाए। लेकिन इनकी नीति ये है कि जो देश का है वो सब एक आदमी को पकड़ा दो। देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश की बड़ी बड़ी कंपनियां, इन सब से रोजगार मिलता था, ये सब अडानी जी को दे दिए। आपकी जमीनें देने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पूछिए कितनी जमीन खा गए हैं आदिवासियों के, आपके हक जा रहे हैं और आपको रोजगार नहीं मिल रहा है। यहां से बड़ी बड़ी कंपनियां जा रही हैं, और जो सरकारी कंपनियां हैं उनमें कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम आ गया है, ठेके का सिस्टम आ गया है। आज महाराष्ट्र में 2.5 लाख खाली पद हैं, और अगर मैं अभी कहूंगी कि हाथ उठाओ यहां कितने बेरोजगार नौजवान हैं, तो सारे हाथ उठ जाएंगे। उठा के दिखाओ। सारी जनता बेरोजगारी से जूझ रही है, पढ़े लिखे बच्चे, किसी को के पास रोजगार नहीं है, 2.5 लाख पद खाली पड़े, आपने भरे नहीं है। तो क्या कर रहे हैं? सरकार क्या कर रही है? आपको मालूम है सबसे ज्यादा आत्महत्या नौजवानों की आज महाराष्ट्र में है। सोचिए, जो प्रदेश सबसे आगे होता था हर चीज में, आज इसमें आगे हो गया है।
क्योंकि इनकी नीतियां एकदम गलत हैं। आज आरक्षित पदों पर भी आपको रोजगार नहीं मिलता। महंगाई से आप जूझ रहे हैं, तड़प रहे हैं कि कोई राहत मिले। बेरोजगारी से आप जूझ रहे हैं और सरकार क्या करती है? 2.5 सालों से इनकी सरकार रही है और 10 सालों से ज्यादा हो गए हैं केंद्र में। महाराष्ट्र में 2.5 साल हो गए हैं जब से इन्होंने सरकार चुराई आपकी। और क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं। अब चुनाव आने लगा, बहनों ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। चुनाव आने लगा और 4 महीने पहले आपके लिए स्कीम निकाली है, लाडली स्कीम इनकी, जिससे आपको 1500 रुपए महीने दे रहे हैं। आप मुझे बताओ, 2.5 साल से इनकी सरकार रही है, 2.5 साल से कहां थे? आप जानती हैं, सोचिए, मान लीजिए किसी की बेटी की शादी किसी घर में हो गई और एक नालायक से शादी हो गई। उसने शादी कर ली, आपने शादी करा ली, और वो नालायक काम नहीं करता, बेटी की देखभाल नहीं करता, कमाता नहीं है, जाके जुआ खेलता है, पीता है, जो भी करता है। एक दिन आ गया कि वो घर आया, बड़े प्यार से बातें करने लग गया आपकी बेटी से, और अच्छी अच्छी बातें कर रहा है कि मैं ये खरीद के दूंगा, वो खरीद के दूंगा। तो आप क्या कहेंगी? क्या कहेंगी बेटी को? अब यही कहेंगी ना कि असली चरित्र पहचानो, ये तो 2-3 दिन से अच्छा है, इसको कुछ जरूर चाहिए होगा तुमसे, यही कहोगी ना? तो यही तो सिलसिला है। 2.5 सालों से कुछ नहीं किया, अब चुनाव के पहले आ गए लाडली बहना लेके, 1500 रुपए आपको पकड़ा रहे हैं, सोचते हैं कि आपका वोट खरीदेंगे इन 1500 रुपए से। और आपसे कितना लिया है इन सालों में इन्होंने? महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, आपका बच्चा पैदा होता है, उसके लिए दूध खरीदोगे तो दूध पे जीएसटी लगा दिया। स्कूल गया, स्कूल की फीस भरने के लिए आपको इतना महंगा कर दिया कि आप भर नहीं पा रहे हो। कॉपी पेंसिल पर जीएसटी है, खाने और कपड़े पर जीएसटी है, बीमार पड़ गया आपका बच्चा, उसके इलाज पर जीएसटी है। इतनी महंगाई है कि आप टैक्स पे टैक्स भर रहे हो। और ये बड़े बड़े उद्योगपति, इनकी टैक्स नहीं, इनकी टैक्स आगे नहीं बढ़ी है, आप पे टैक्स डालते रहते हैं। इनकी टैक्स वही की वही है जहां पहले थी, उसको नहीं बढ़ाया है किसी ने। 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों के माफ किए हैं। किसानों का कर्ज माफ किया है? आपके लिए कोई भी सुविधा है? आज किसान परेशान है, चाहे वो कपास का किसान हो, परेशानियों से लदा हुआ है, कमा नहीं पा रहा है, हर चीज का दाम महंगा हो गया है, खेती पे जीएसटी है, सब चीज महंगी हो गई है, खेती नहीं कर पा रहा है। सोयाबीन का किसान, कपास का किसान, किसी से भी पूछ लें। मैं पूछना चाहती हूं आपसे, आप कमा पा रहे हैं क्या अपनी खेती से? आज इतनी परेशानियां हैं कि सिर्फ आप परेशानियों में ही उसी दलदल में फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये परिस्थितियां हैं यहाँ की। यहाँ आदिवासी भाई बहन बहुत है मेरे। आपको मालूम होगा कि यूपीए के समय में तड़ोबा को फॉरेस्ट रिजर्व से के माइनिंग से बचाया था, प्रस्ताव को नकार दिया था। 2020 में मोदी जी की सरकार ने 41 कोल ब्लॉक की प्रक्रिया शुरू की। महाविकास आघाड़ी ने इसको रुकवाया, लेकिन आज इन चीजों की कहीं रोक नहीं है। जो आपकी जमीनें हैं ये दी जा रही हैं माइनिंग के लिए, अलग अलग चीजों के लिए आपसे छीनी जा रही हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, अडानी जी जैसे उद्योगपतियों के लिए सारी नीतियां बन रही हैं।
लेकिन आपको जो सुरक्षित रखती हैं उन नीतियों को कमजोर किया जा रहा है। कांग्रेस का वनाधिकार कानून था, आदिवासियों को जंगल, जल, जमीन पे हक दिया था, और ये हक कोई आसान नहीं था। ये आपकी परंपरा है, पुराना हक है आपका। और मेरी दादी जी इंदिरा जी कहती थी कि जो आदिवासी भाई बहन हैं, इनकी जो परंपरा है ये सर्वोपरि है। उस समय लोग इस बात की गहराई को समझते नहीं थे। आज पूरे विश्व में लोग कहते हैं कि पानी, कि धरती, हमारे पहाड़, हमारे जंगल, इनका आदर करना चाहिए, इनको बचा कर रखना चाहिए, नहीं तो हमारी पूरी पृथ्वी ही खत्म हो रही है। आज पूरी दुनिया आपकी तरफ देखती है कि आपके कैसे रीति रिवाज हैं, आपकी क्या परंपराएं हैं, आप किस तरह से अपना जीवन जीते हैं, जल, जंगल, जमीन का आदर करते हैं। ये बात उस समय इंदिरा जी समझ गई थी, इसीलिए उनका जो नाता है आपसे वो एक बहुत गहरा पुराना नाता था। और उसी रिश्ते, उसी समझ पर ये कांग्रेस पार्टी की नीतियां बनी, आपको सुरक्षित रखने के लिए। पेशा कानून भी बना आपको सुरक्षित, आपके हक को सुरक्षित रखने के लिए। आज ये सारे कानून कमजोर किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 4 लाख आदिवासियों ने FRA के क्लेम लगाए हैं। 2 लाख क्लेम इसमें से रिजेक्ट हो गए हैं, वापस कर दिए गए हैं। पूरे देश में 22 लाख आदिवासियों की जमीन पे क्लेम है, वो नकार दी गई है। तो आपका जमीन पे जो आपका हक है वो कमजोर किया जा रहा है। मुझे मालूम है कि यहाँ पे सिकल सेल अनीमिया जो है उसकी वजह से काफी परेशानियां हैं आपकी। महाराष्ट्र में 16,000 से ज्यादा मरीज और ज्यादातर आदिवासी समुदाय के हैं। 4,000 मरीज अकेले गढ़चिरौली के हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हैं। ये बड़ी बड़ी बातें जो मोदी जी, उनके मंत्री जी करते हैं आपके सामने, ये सिर्फ बातें ही रह गई। स्वास्थ्य की बात है, शिक्षा की बात है, बेरोजगारी की बात है, महंगाई की बात है, तो कोई काम नहीं हो रहा है। मैंने देखा और बहुत दुख हुआ इसे देख के कि मेरे एक आदिवासी भाई अपने बेटे की लाश को 15 किलोमीटर हाथों में लेके चले। अब आप सोचिए बहनें, हम सब माँ हैं, सबके बच्चे हैं। आप सोचिए कि किसी पे की ऐसी परिस्थिति बन गई, इतनी मुश्किलें लद गई उन पर कि उनकी ये परिस्थिति बनी कि ना एम्बुलेंस मिल रही है, ना स्वास्थ्य की कोई सेवा मिल रही है। अपने बच्चे की लाश को 15 किलोमीटर हाथ में उठा के चल रहा है। और मोदी जी कहते हैं तब सरकारें और थी, आज मोदी है। हाँ, आज मोदी जी हैं और ये परिस्थितियां हैं आपकी, ये समस्याएं हैं इतनी गहरी, इतनी गंभीर कि सामना कर नहीं पा रहे हैं आप। घबराहट हो रही है, कल फिर से हम जाएंगे, काम करेंगे खेती में, क्या पता कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे। ये परिस्थितियां बन गई हैं आपकी। यहां पे सिंचाई और खाद की भी बड़ी समस्या है। मैंने सुना है कि सड़कें भी बहुत खराब हैं, पर्याप्त बिजली आपको नहीं मिल रही है, और जो वन पर आधारित जो रोजगार हैं जो पहले आपको मिलते थे वो अब नहीं मिल रहे हैं। स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है ढंग के, तो आगे भविष्य क्या है इस सदी में 2024 में, जबकि जैसे मैंने कहा सब चाहते हैं कि अपने बच्चे बड़े हों, पढ़ें लिखें, उनका भविष्य मजबूत हो, लेकिन ये परिस्थितियां बनी हुई हैं आपकी। यहाँ के मेरे बंगाली भाई बहन जिनको 1971 में इंदिरा जी ने जिनका पुनर्वास कराया, आज उनकी भी बड़ी समस्याएं हैं।
और हम चाहते हैं कि आपकी भी समस्याएं पर ध्यान हो, और अगर हमारी सरकार आए तो हम आप सबको मदद कर पाएं। मैंने किसानों का जिक्र किया था, आपको याद होगा कि कपास का रेट कितना होता था कांग्रेस के समय में, 8,000 रुपए मिलते थे, अभी 6,000 रुपए हैं। कपास का आयात करके आपके कपास का दाम घटाया है। ये हैं इनकी नीतियां। 10 सालों से सोयाबीन का रेट का जो दाम है वो बढ़ा नहीं है। कांग्रेस के समय में 7,000 8,000 रुपए होता था, आज 4,100 रुपए है। तो आप ही सोचिए कि आगे बढ़ने के बजाय आप पीछे हट रहे हैं। किसानों की कमाई बढ़नी चाहिए, समय के साथ वो घटती चली जा रही है। प्याज का निर्यात बैन कर दिया, बैन हटाया क्योंकि आप लोगों ने कहा कि ये ठीक नहीं है, बैन हटाया, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, 50 लाख टन फसल बर्बाद हुआ। दूध के उत्पादक जो किसान हैं उनको सही दाम नहीं मिलता। संतरे के निर्यात पर ड्यूटी बढ़ा दी। खेती का सामान सब महंगा हो गया है, आज हर चीज पे जीएसटी है। तो आप बताइए आगे कैसे बढ़ेंगे। मेरे भाई राहुल गांधी जी ने एक यात्रा की, न्याय यात्रा थी। उन्होंने कहा कि देश के हर एक इंसान के लिए न्याय होना चाहिए। कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की, मणिपुर से मुंबई तक यात्रा की, और यही कहते गए कि हमें न्याय दिलवाना है जनता को, कि जाति जनगणना होनी चाहिए जिससे देश में पता चले कि सबकी क्या संख्या है और आरक्षण सही ढंग से दिए जाए। उन्होंने कहा कि आरक्षण पर जो 50% सीमा है वो हटनी चाहिए। हर रोज कह रहे हैं, देश के एक कोने से दूसरे कोने तक यात्रा करते हैं इसको कहने के लिए। और मोदी जी क्या कहते हैं कि राहुल जी आरक्षण के खिलाफ हैं। आप सोचिए कितना बड़ा झूठ कह देते हैं आपके सामने। सोचते हैं कि आप देख नहीं रहे हैं कि कौन लड़ रहा है इस आरक्षण की 50% सीमा हटाने के लिए, कौन लड़ रहा है जाति जनगणना के लिए। मैं मोदी जी को चुनौती देती हूं कि मंच पे खड़े होकर एक बार कह दें कि जाति जनगणना करेंगे। एक बार कह दें कि ये जो 50% की सीमा है आरक्षण की वो हटा देंगे। हिम्मत करें। मेरे भाई का एक मंत्र है, डरो मत। मोदी जी डरिए मत, हिम्मत करिए, कह दीजिए कि आपकी सच्चाई क्या है, कि आप डरते हैं इस बात से कि आपने देखा कि जाति जनगणना के लिए कितना समर्थन था इस देश में कि आप चुनाव हारते हारते निकल आए। डर गए, इसीलिए आज आप ये बातें कर रहे हैं, वरना 10 सालों में आपने क्या किया है इसके बारे में। देखिए बहनों और भाइयों, बहुत समय हो गया है कि ये जो झूठी राजनीति है इसकी परंपरा चल रही है देश में। 11 सालों से आप देख रहे हैं, लगभग 11 साल होने वाले हैं, और 2.5 सालों से आपने यहां महाराष्ट्र में देखा, जो अपने आप को कहते हैं कि वो पाक हैं, कि भ्रष्ट नहीं है और सारी दुनिया भ्रष्ट है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपकी बनी बनाई सरकार चुराई। आपने सरकार चुनी थी, अपने वोट की शक्ति से सरकार बनी थी, और मोदी जी और उनके लोगों ने घूस दे देकर, हजारों करोड़ रुपए दे देकर वो सरकार हटाई, सरकार बदली और एक नई सरकार बनाई। और आज सारी बातें बाहर निकल रही हैं कि उन चर्चाओं में भी अडानी जी बैठे थे। तो ये सरकारें बन किस लिए रही हैं? ये आपकी भलाई के लिए बन रही हैं कि इनके बिजनेस की भलाई के लिए बन रही हैं? ये आपकी भलाई और आपके भविष्य के लिए बन रही हैं, या खुद ये नेता अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, सत्ता अपने हाथों में रखने के लिए, अपनी कुर्सियों के लिए बना रहे हैं? गहराई से सोचिए। आज एक चुनाव फिर से आपके सामने है।
और मैं सिर्फ आपको एक चीज कहना चाहती हूं, खास तौर से अपनी बहनों को, कि देखो, अपने बारे में सोचो। नेता आपके सामने आएगा, मंच पे कुछ भी कह देगा। आजकल जमाना ये है कि ये जो मीडिया है हमारे सामने, इनको भी खरीदा जा सकता है। बड़े बड़े उद्योगपतियों की मीडिया है, आपको कुछ भी कहा जा सकता है। आप सिर्फ बातों के भरोसे मत चलिए। ये चुनाव आपकी जरूरतों पे लड़ा जाना चाहिए। आपकी क्या परिस्थिति है? इनकी सरकार इतनी समय से है, क्या आपको पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है कि पानी मिल जाता है? क्या बिजली आ रही है आपके घर में? क्या कमाई हो रही है? क्या बेरोजगारी कम हो रही है? क्या महंगाई कम हो रही है? ये है असली सवाल। असली सवाल ये है कि आप इस देश की जनता हो, आपके जीवन में तरक्की आ रही है कि नहीं। ये एक सवाल है बस, इसके बारे में सोचो। अर्जुन की तरह अपना ध्यान एकदम एक चीज पे रखो, वो है आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य और आपकी जिंदगी, आपका जीवन। क्योंकि मोदी जी के मंत्री, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो सब अपनी ही दुनिया में रहते हैं। वो कभी जनता से मिलते जुलते नहीं है, कट गए हैं जनता से। उनको पता भी नहीं है कि आपके संघर्ष क्या है। वो तो सिर्फ मंच पे आके अच्छे अच्छे भाषण देके, नए नए नारे देके चले जाते हैं। जीवन तो आप जी रही हैं, आप जी रहे हो। खेती में रोज काम करते हो, कमा नहीं पा रहे हो। घर जाती हो, बच्चे को खाना खिला नहीं पा रही हो, भूखी सोती हो, क्योंकि देखती हो कि सबने खाना खा लिया है, चलो मैं छोड़ दूंगी, मैं कल खा लूंगी। ये परिस्थिति नहीं होनी चाहिए आपकी। इसीलिए अगर आप अपने लिए नहीं लड़ेंगे, अगर आप अपने वोट की शक्ति को नहीं पहचानेंगे, अगर आप खड़े नहीं होंगे और आप नहीं कहेंगे कि बहुत हो गया, हमें बदलाव चाहिए, हमें एक नई सरकार चाहिए जिसे कोई खरीद ना पाए, जो हमारे लिए काम करे, जो हमारी जरूरतों को पूरी करे, जो हमारी समस्याओं का हल करे, तभी बदलाव आएगा। और सबसे बड़ी शक्ति मेरी बहनों आपकी है, सबसे बड़ी शक्ति। ये कभी मत समझो कि आप कमजोर हो। इस देश की आधी आबादी हो, कमजोर नहीं हो, इस देश की शक्ति हो, इस देश के भविष्य को बनाने वाली हो। बच्चे तुम पालती हो, उनका परवरिश तुम करती हो, पूरे परिवार की सेहत, पूरे परिवार का खाना, पूरे परिवार के लिए सारा काम तुम करती हो, आखिर में तुम सोती हो। ये देश तुम्हारा है, बशर्ते अपनी शक्ति को समझो, अपने आप को कमजोर मत समझो। ये समझो कि इस देश की महिला इस देश की रीढ़ की हड्डी है। जिस दिन खड़ी हो जाओगी और किसी के बहकावे में नहीं आओगी, जिस दिन कोई आपको बोले कि चुनाव के पहले लो 1500 रुपए दो, और उसके बहकावे में नहीं आओगी और उसके आधार पर वोट नहीं डालोगे, लेकिन अपने आधार पर वोट डालोगे कि अपना जीवन क्या है, कि अपने बच्चों की क्या परिस्थिति है, उस दिन से आपके जीवन में बदलाव आएगा। हमारी कुछ गारंटियां हैं महाविकास आघाड़ी की, उसमें हम कह रहे हैं कि हर महीने महिलाओं को 3000 रुपए देंगे, लेकिन हम चुनाव के आधार पर नहीं कह रहे हैं, हम आपके प्रति सम्मान के आधार पर कह रहे हैं। हम जानते हैं कि समाज का बोझ आप उठाती हो अपने कंधों पर, हम जानते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि 1500 काफी नहीं है, 3000 रुपए आपको मिलने चाहिए, और आपके पास छोटी सी अपनी रकम होनी चाहिए, जो जब आप खर्चना चाहें, जब आपको जरूरत पड़े, आपके हाथों में हो। और ये काम सरकार बनने के अगले दिन से शुरू होगा। इसका इंतजार नहीं होगा कि अगला चुनाव आएगा तो लो थोड़ी सी मदद लो, क्योंकि हमारी सिर्फ नीति अच्छी नहीं है, हमारी नीयत भी साफ है।
इसके साथ साथ 25 लाख की हम स्वास्थ्य बीमा देना चाहते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा वहां पे दिया गया। और मैं ऐसे लोगों से मिली जिनका कैंसर का ऑपरेशन, हार्ट का ऑपरेशन, बड़ी बड़ी जो बीमारियां थी, उनका पूरा इलाज मुफ्त में हुआ इस बीमा की वजह से। हम ये महाराष्ट्र में करना चाहते हैं ताकि जब कोई बीमार पड़े तो आपको घबराहट ना हो, आप जाने कि हाँ 25 लाख तक बीमा है, इलाज हो जाएगा। किसानों के लिए 3 लाख रुपए तक कर्ज माफ किया जाएगा। नियमित कर्ज चुकाने पर 50,000 रुपए का प्रोत्साहन मिलेगा। सोयाबीन का जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो 7,000 रुपए प्रति क्विंटल होगा प्लस बोनस। कपास के लिए आपको सही दाम मिलेगा और प्याज के लिए उचित दाम तय करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी ताकि प्याज के लिए भी आपको उचित दाम मिले। यहाँ पे जो नौजवान हैं जिन्होंने हाथ उठाया कि बेरोजगार हैं, ये जो 2.5 लाख पद खाली हैं इनके राज्य में, इनको पूरा करने के लिए इनको भरने का काम महाविकास आघाड़ी की सरकार करेगी। जो नौजवान बेरोजगार हैं उन्हें 4,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा ताकि जब तक नौकरी न मिल जाए तब तक कुछ सहूलियत हो, कुछ सहायता मिले। देखिए, मैंने स्पष्ट कहा काफी बार कि ये चुनाव आपकी समस्याओं के बारे में होना चाहिए। ये चुनाव जो है ये आपके सम्मान, आपके अधिकार, आपके विकास का चुनाव है। इसमें आप अपना वोट एकदम ध्यान से इस्तेमाल करिए, विवेक से इस्तेमाल करिए। मैंने कहा कि हम लोगों की बातों में मत पड़िए। मैंने कहा देख लीजिए कि दूसरे प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार क्या कर रही है, क्या ऐसी गारंटियां पूरी हो रही हैं कि नहीं, तभी वोट दीजिए। तो मैं सिर्फ एक चीज कहने आई हूं आपसे, जागरूक बनिए, सतर्क बनिए, किसी के बहकावे में मत आइए। ये वोट जो है ये आपका भविष्य बनाएगा। सोच समझ के महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार हैं उनको भारी से भारी बहुमत से जिताएं ताकि ये समस्याएं दूर होनी शुरू हो, ताकि आपके बच्चों का भविष्य मजबूत होना शुरू हो, ताकि ये जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, बेरोजगारी, ये महंगाई, ये किसानों की जो समस्याएं हैं, ये दूर हो। ऐसी सरकार बने जिसकी नीति आपके लिए बने, किसी बड़े उद्योगपति की खाल बचाने के लिए नहीं, लेकिन आपके भविष्य को मजबूत बनाने के लिए बने। आपने बहुत शांति से और ध्यान से मेरी बातें सुनी, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं। और मेरी आशा है कि चुनाव के दिन आप इन बातों को याद रखेंगे कि ये चुनाव आपका चुनाव है, संविधान का चुनाव है, इस देश का चुनाव है और आप इस देश के रखवाले हैं। जय हिंद। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।